Assalamu alaikum. Here it's Dr. Bukhari by Bukhari Medicos. Today's our topic of discussion is bleeding disorders. हमें पता है कि जब भी वेसल वॉल रप्चर होती है तो तीन चीज़ें कंपलसरी होती हैं उसकी रिपेयर होने के लिए। क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसके बाद जो ब्लड वेसल्स का हेल्दी होना और प्रेल्यूड्स। तो ब्लड वेसल की रिपेयर उस वक्त नहीं हो सकती जब ब्लड वेसल हेल्दी ना हो। तो टुडे वी विल डिस्कस ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू वेसल वॉल डिफेक्ट। अब वेसल वॉल डिफेक्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनिटल से मुराद बाय बर्थ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव होते हैं, और उसके बाद एक्वायर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कंजेनिटल वेसल वॉल डिफेक्ट्स। कंजेनिटल से मुराद बाय बर्थ आते हैं जो, तो उसमें पहला जो डिफेक्ट है उसे कहते हैं हेरिडिटरी टेलेंजेक्टेसिया, या उसे दूसरा नाम जो है उसे बोला जाता है ऑस्लर वेबर रैंडो सिंड्रोम। बेसिकली एक ऑटोसोमल डोमिनेंट जीनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है कि टेलेंजेक्टेसिया का मतलब ये है कि एबनॉर्मल वास्कुलेचर डेवलपमेंट इन द स्किन एंड म्यूकोजा। तो कोई भी अगर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड तो होना ही चाहिए लेकिन उसे एग्जाम रिलेटेड भी हमने करना है, क्योंकि हमें पता है बाय द एंड ऑफ द डे एग्जाम में तो केस ही आना है। तो हेरिडिटरी कोलेंजेक्टेसिया या ऑस्लर वेबर सिंड्रोम का एक केस हम देखते हैं। तो केस यूं है कि 2-year-old बॉय हैज प्रेजेंटेड विद रिकरेंट नोज ब्लीड, जिसे एपिस्टेक्सिस भी कहते हैं, जीआईटी ब्लीड। एग्जामिनेशन रिवील्स दैट मल्टीपल टेलेंजेक्टेसियास ऑन द लिप्स, ओरल कैविटी, टंग एंड कंजक्टिवा एंड स्किन। तो इसकी की जो होनी चाहिए वो ऑस्लर वेबर सिंड्रोम है, क्योंकि हमने कहा कि एबनॉर्मल वास्कुलेचर डेवलपमेंट होती है स्किन और म्यूकोजा में। तो म्यूकोजा देखें, लिप, ओरल कैविटी नहीं सॉरी लिप, टंग एंड कंजक्टिवा इन आइज। तो ये जो है ये बेसिकली होता है म्यूकोजास, एक्सटर्नल म्यूकोजास। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि कुछ जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। इनमें फ़र्क क्या होता है? बेसिकली जीन का क्या काम होता है, ये इनकोड करता है प्रोटीन को, ये बनाता है प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन होती है दो तरह की, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, एक एंजाइमेटिक। जो भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगी अगर उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो कंफर्म बात है कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा इन इनहेरिटेंस, उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। और अगर कोई प्रोटीन जो है वो एंजाइमेटिक है, अगर उसमें डिफेक्ट आ रहा है तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। तो पहली जो कंडीशन थी कंजेनिटल वेसल वॉल डिफेक्ट में हेरिडिटरी टेलेंजेक्टेसिया, उसको हमने कवर कर लिया। अब हम देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज डिफेक्ट। अब कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट में आगे फिर 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। उसमें मार्फन सिंड्रोम भी आ जाती है, एलर-डेनलॉस सिंड्रोम भी आ जाती है, और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मार्फन सिंड्रोम को। बेसिकली मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, और ये कंडीशन है ऑटोसोमल डोमिनेंट। मैंने आपको पहले भी बताया जो स्ट्रक्चरल होगी प्रोटीन्स उनमें ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, और जो एंजाइमेटिक होगी उनमें होगा ऑटोसोमल रिसेसिव। तो मार्फन सिंड्रोम में बेसिकली होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 15 पे फिब्रिलिन जीन मौजूद होता है, उसने बनानी होती है फिब्रिलिन प्रोटीन। अब जब ये फिब्रिलिन जीन जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है तो बेसिक जाहिर सी बात है उसने डिफेक्टिव प्रोटीन ही आगे बनानी है। उस डिफेक्टिव प्रोटीन का नतीजा ये निकलता है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बहुत ज़्यादा वीक बनता है और वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। अब कोई पेशेंट आपके साथ मार्फन सिंड्रोम के साथ अगर क्लिनिक में आए तो उसमें कौन कौन सी जो है वो क्लिनिकल फीचर्स होने चाहिए। बेसिकली क्या होगा कि उसमें टाल एंड लॉन्ग आर्म होंगे, और उसके बाद जो आर्म स्पैन होगा उसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू उसकी हाइट। आर्म स्पैन कहते हैं कि इस एक हाथ से लेकर यहाँ तक, फिर ये चेस्ट और उस दूसरे हाथ तक। जिस बंदे का इतना आर्म स्पैन होता है कहा जाता है कि उसकी हाइट भी उतनी होती है, लेकिन इनका जो आर्म स्पैन होता है वो हाइट से ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो एनएलई एफसीपीएस में आने वाला क्वेश्चन है उसमें ये होता है कि जो लेंस में ना डिसलोकेशन हो जाती है, और वो किस तरफ होती है, अपवर्ड। लेंस डिसलोकेशन अपवर्ड हो जाती है। अगर एग्जाम में आ जाए कि लेंस डिसलोकेशन डाउनवर्ड है तो बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि होमोसिस्टेन यूरिया अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें डिफेक्ट आ जाता है उसमें जो लेंस की डिसलोकेशन होती है वो डाउनवर्ड होती है। अगर मार्फन सिंड्रोम में होगा तो लेंस की डिसलोकेशन जो होगी अपवर्ड होगी। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू वीक और लूज होने की वजह से वेलुलर रिगर्जिटेशन होगी जो कि एओर्टिक वाल्व और मेटल वाल्व होते हैं उनमें, और उसके बाद रिकरेंट निमोथोरैक्स होगा। लंग्स के ऊपर जो कवरिंग होती है प्लूरा, उसके अंदर जो है वो एयर फिल हो जाएगी।
अब हम डिस्कस करेंगे एलर-डायनेलॉज सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि वीक कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है लिगामेंट्स का। लिगामेंट्स कौन से? जॉइंट्स वाले। हमारे जॉइंट्स को जो खास हद तक मूवमेंट मिलती है, बेसिकली जो एल्बो जॉइंट्स मूवमेंट मिल रही है, ये होती है लिगामेंट्स की वजह से। लेकिन इसमें क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वीक और लूज होता है, इसकी वजह से जॉइंट्स जो होते हैं वो हाइपर एक्सटेंडेबल होते हैं। क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होंगे पेशेंट के कि उसके जॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेबल होंगे और उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज होगी। अब जो है वो तीसरी जो डिजीज है वो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। नाम से जाहिर है कि इसमें जो वीक कनेक्टिव टिश्यू होगा वो बोन में होगा, और इसमें क्या होगा कि रिकरेंट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होंगे प्लस ब्लू स्क्लेरा इन द आइज। अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर से मुराद क्या है? फ्रैक्चर्स बेसिकली होते हैं ट्रॉमेटिक, जहाँ पे ट्रामा आ जाए, इंजरी आ जाए, वहाँ पे फ्रैक्चर्स होते हैं। लेकिन बगैर किसी ट्रामा की हिस्ट्री के अगर किसी की बोन हड्डी खुद ब खुद टूट रही है तो उसे कहेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। तो इसमें बार बार जो है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होंगे और ब्लू स्क्लेरा होगा आइस में, और उसके बाद जो ब्लीडिंग टेंडेंसीज होंगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेसल वॉल डिफेक्ट, जो कि एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड का मतलब कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम जो ये ऑब्टेन करते हैं, ना कि पैदाइशी होते हैं। तो एक्वायर्ड वेसल वॉल डिफेक्ट्स में से सबसे पहले तो है वास्कुलाइटिस। वास्कुलाइटिस बेसिकली होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल वॉल। अब ये दो तरीके से होती है, ऑटो इम्यून भी हो सकती है और इन्फेक्शियस भी हो सकती है। ऑटो इम्यून से मुराद हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें खराबी आ जाती है और उसकी वजह से वो अपनी वेसल वॉल पे अटैक कर देता है। बहुत सी कंडीशन हैं जिसमें से एक जो इम्पोर्टेंट है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, या उसे पैन भी कहते हैं। और इन्फेक्शियस में ये होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि सेप्टिसिमिया, वो जो है वेसल वॉल पे अटैक कर देता है। या और एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती है पैथोलॉजी में, रिकेट्सिया बैक्टीरिया, ये भी वेसल वॉल इंजरी काज करता है। वो तो हम कर रहे हैं वास्कुलाइटिस। अब है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक बेसिकली जो है स्कर्वी होती है। स्कर्वी में होता ये है कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता क्या है, क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं वेसल वॉल की मेंटेनेंस के लिए। अब जब ये नहीं होता तो वेसल वॉल जो मेंटेन नहीं रह पाती। उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जिनके यूज से वेसल वॉल इंजरी हो सकती है, जिनमें से सरफेरेस जो है सबसे पहले स्टीरॉइड। अब स्टीरॉइड कैसे जो एक वेसल वॉल को तबाह करता है? हमें पता है कि वेसल वॉल की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो कोलेजन की बनी होती है, और कोलेजन बेसिकली प्रोटीन, और स्टीरॉइड जो होते हैं वो प्रोटियोलिटिक होते हैं, मींस के प्रोटीन को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। और उसके बाद सल्फोनामाइड होगी और पेनिसिलिन, और एंड पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेनाइल परपरागो। सेनाइल का मतलब ही ओल्ड एज होता है। ये बिनाइन प्रॉब्लम होती है। बिनाइन मतलब ये इतनी सीरियस नहीं होती, ये और नॉर्मल है। ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनमें बेसिकली जो है